कौन हूं मैं? मेरा नाम क्या है? ली हॉयल या फिर ग्रैंडफेल क्लाउडी आरपीएस रोमियो, एक महान परिवार का उत्तराधिकारी? रोमियो खुद से ही कहता है। मेरी तो वाट लग गई। चाय पीते हुए वो सोचता है, शायद मैं एक ऐसे कैरेक्टर में बदल चुका हूं जिसे मैंने 12 साल पहले बनाया था, वो भी तब जब मैं अपने स्कूल के सेकेंड ईयर में था। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे मैंने अपनी जवानी, प्यूबर्टी के दिनों में बनाया था। ये सारी परिस्थिति उस गेम की वजह से हुई है, आर्केना कॉन्टिनेंट, इतिहास का सबसे महान वर्चुअल रियलिटी गेम, या कहें कि एक अलग ही दुनिया। वो सच में एक लेजेंडरी गेम था, पर जब वो बंद हुआ, टर्मिनेट हुआ, तो उसका सोर्स कोड और डेटा तक मिसिंग हो गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आर्केना हमारी असली दुनिया के साथ मर्ज होना शुरू हो गया। ढेर सारे मॉन्स्टर्स आने लगे और सबने सोचा कि यही दुनिया का अंत है। पर तब वे लोग सामने आए जो अपने गेम कैरेक्टर के साथ एसिमिलेट हुए, यानी कि प्लेयर्स। वे गेम की स्किल्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को हराने और दुनिया को बचाने में कामयाब हुए। जल्द ही उन्हें हीरोज का दर्जा दिया जाने लगा। बेशक एक समय ऐसा भी था जब मैं फैंटेसाइज करता था कि मैं भी एक प्लेयर बनूंगा, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने अपनी पावर अवेकन कर भी ली होती, तब भी मैं इतना फेमस नहीं हो पाता, क्योंकि एक अच्छी वर्चुअल रियलिटी मशीन खरीदने के लिए लाखों पैसे लगते और 1 महीने का रेंट देने के लिए भी हजारों वोन खर्च करने पड़ते। ठीक उसी वक्त मेरे डैड का बिजनेस कोलैप्स हो गया। मेरी माँ खुद को इसका जिम्मेदार मान रही थी, पर मैं समझ चुका था कि सच्चाई यही है कि मुझे जल्द से जल्द आर्केना को छोड़ना पड़ेगा। अगर उस वक्त मुझे पता होता कि ये गेम ही असली दुनिया के साथ मर्ज होने वाला है, तो मैं कभी गेम क्विट नहीं करता। गेम छोड़ने की वजह से मैं सालों तक उसे खेल नहीं पाया और मेरा लेवल भी अभी काफी बेकार है। भले ही मैंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है, पर मैं एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका हूं जिसे मैंने 10 साल पहले अपनी प्यूबर्टी की सनक में बनाया था। बात की जाए ग्रैंडफेल क्लाउडी आरपीएस रोमियो की, तो उस कैरेक्टर की कहानी कुछ इस प्रकार थी। वो एक महान परिवार का वारिस था, पर उसकी पूरी फैमिली डेमन्स के हाथों मारी गई और वो अकेला बचा। अपना बदला लेने के लिए रोमियो एक डेमन हंटर बना। ये स्टोरी थोड़ी क्रिंजी लग रही होगी, पर क्या करूं, उस वक्त मैं स्कूल में था और मेरे दिमाग में ऐसी ही कहानियां आया करती थीं। तो अब जब मैं अवेकन हो चुका हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं कल की तरह नॉर्मली काम पर जाऊं या फिर एक प्लेयर के रूप में सामने आऊं? देखा जाए तो अगर मैं प्लेयर के रूप में जाता हूं तो डंजन्स क्लियर करने पर मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं, पर मैं हूं ग्रैंडफेल क्लाउडी आरपीएस रोमियो। मैं एक महान परिवार से आता हूं, तो मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। ये रोमियो की पर्सनालिटी बोल रही थी। इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं देखूं कि आजकल हंटर्स करते क्या हैं। रोमियो जब विकिपीडिया के पेज देखता है तो उसे सिर्फ 2 ही पेज दिखते हैं। उसे लगता है कि हंटर्स कुछ खास नहीं कर रहे हैं। उन 2 पेजों में एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि अक्सान बेस तबाह हो चुका है। अक्सान एक ऐसे बेस था जहां डेमन हंटर्स को तैयार किया जाता था। रोमियो को समझ आता है कि डेमन हंटर्स अब लगभग खत्म हो चुके हैं। 10 साल पहले भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि उनकी स्किल्स काफी कमजोर थीं, जिसकी वजह से वे मॉन्स्टर्स के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ मॉन्स्टर्स को हंट करके उनका लेवल अप नहीं होता था। वे ज्यादातर क्वेस्ट की मदद से ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल करते थे। अगर बाकी क्लासेस से तुलना की जाए तो इनमें जमीन आसमान का फर्क था। डेमन्स हमेशा डेमन हंटर क्वेस्ट में ही देखे जाते थे और वे क्वेस्ट काफी बदनाम थे। इसी वजह से लोगों ने डेमन हंटर का रोल प्ले करना बंद कर दिया, यहां तक कि डेमन हंटर को एक यूजलेस क्लास माना जाने लगा। रोमियो खुद से कहता है, ये तो काफी बुरी खबर है, क्योंकि जितने भी उस्ताद स्किल्स सिखाते थे वे सब मारे जा चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? क्या यहाँ कोई और जानकारी नहीं है? रोमियो को पता चलता है कि नया अपडेट आया है जिसमें नए डेमन्स को ऐड किया गया है। हिस्ट्री ऑफ आर्केना वर्जन 8.1.1 रियलिटी अपडेट पूरा होता है। रोमियो सोचता है, नए डेमन्स आ रहे हैं और कोई डेमन हंटर कुछ कर नहीं रहा। क्या इसलिए क्योंकि मैं इकलौता डेमन हंटर बचा हूं? क्योंकि अक्सान का बेस तो तबाह हो चुका है। अब मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं? पर अगर मैं कुछ करता भी हूं तो मैं 10 साल पीछे हूं। इन 10 सालों में चीजें काफी बदल चुकी होंगी। जिन डेमन्स को मैं जानता था वे भी अब अलग होंगे। 10 साल बदलाव के लिए बहुत बड़ा समय होता है। समय कम है, क्योंकि अगर इस वजह से हाई लेवल प्लेयर्स तक स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? तभी रोमियो को अपने बचपन की याद आती है, जब वो उस कैरेक्टर को बना रहा था। ली, असली व्यक्तित्व, अपनी कुर्सी पर बैठकर उस कैरेक्टर के संवाद लिख रहा होता है। वो खुद से कहता है, तुम कमजोर हो, मैं ग्रैंडफेल क्लाउडी आरपीएस रोमियो कभी भी इन साधारण डेमन से भागता नहीं। ये मेरे सम्मान के खिलाफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डेमन्स मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, पर उन्होंने ग्रैंडफेल के सम्मान को चोट पहुंचाई थी और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। रोमियो सोचता है, कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे ज्यादा हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही समय आ चुका है कि एक नया डेमन हंटर दुनिया के सामने आए और उन मॉन्स्टर्स और डेमन्स को वापस वहीं भेज दे जहां से वे आए हैं।
रियलिटी और गेम को मर्ज हुए काफी समय बीत चुका था। अब तक चीजें काफी बदल चुकी थीं। लोग अपनी जिंदगी साधारण ढंग से जीने लगे थे, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था और हर कोई इस नई दुनिया में एडजस्ट कर चुका था। हालांकि जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। नए माहौल में एडजस्ट हुए लोगों के अंदर के नेगेटिव इमोशंस डेविल्स का खाना बनने लगे। हम देखते हैं एक पार्टी लीडर चोई हान और मिन को। तभी वहां रोमियो भी आता है। मिन बताता है कि रोमियो उनकी पार्टी का आखिरी सदस्य है। मिन सबका परिचय करवाता है। वहीं रोमियो को वहां एक रैप्चर दिखता है। साधारण लोगों को ये रैप्चर दिखाई नहीं देता, पर क्योंकि रोमियो अवेकन हो चुका था तो उसे वो रैप्चर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था एनुएल्स अंडरग्राउंड स्टोरेज, जो कि लेवल 35-40 के लोगों के लिए था। चूंकि रोमियो लेवल 55 पर था, उसके लिए ये रैप्चर कोई बड़ी डील नहीं थी। पर इस रैप्चर में ऐसे भी लोग जा रहे थे जो 200 लेवल के आसपास थे। ये लेवल ऐसा था जिसे रोमियो इस वक्त मैच नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि उसे लेवल अप करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अच्छी बात ये थी कि अवेकन होते वक्त सभी लोग हाई लेवल प्लेयर नहीं बने थे। कुछ उसके जैसे ही थे और वही लोग उसकी पार्टी के सदस्य थे, जैसे कि हान, जोई, जंगहुन और सीओ। मिन सबको प्रोग्रेस रेट के बारे में बताता है। लगता है कि बाकी पार्टियां ऑलरेडी अंदर जा चुकी हैं, तो हम भी 5 मिनट में चलेंगे। अगर प्रोग्रेस रेट 100% हिट कर जाता है तो रैप्चर ब्रेकडाउन कर जाएगा और मॉन्स्टर्स असली दुनिया में आ जाएंगे। इसी वजह से प्लेयर्स बिना किसी रुकावट के रैप्चर्स में रेड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लेयर्स ही इस टाइम बॉम्ब को फटने से रोक सकते हैं। अब मिन की पार्टी के अंदर जाने का समय आ चुका था। पार्टी के बाकी सदस्य काफी एक्साइटेड और फ्रेंडली थे। रोमियो भी सोचता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, पर तभी उसका वो बचपन वाला दिमाग रोमियो पर्सनालिटी हावी हो जाता है और वो ऐसी बातें बोलता है जिसे सब लोग इग्नोर कर देते हैं। ये देखकर रोमियो को समझ आ जाता है कि उसे चुप ही रहना चाहिए। थोड़े समय बाद वो नॉल्स अंडरग्राउंड स्टोरेज में दाखिल हो जाते हैं। वो एक पुराना स्टोरेज होता है जहाँ की हालत काफी खराब थी। सीओ कहती है, मुझे तो यहाँ आसपास कोई भी नॉल्स दिख नहीं रहे। मिन कहता है, जरूर यहाँ से कोई ना कोई पार्टी गुजरी होगी, फिक्र की बात नहीं है। अगर हम दूसरा रास्ता लेते हैं तो हमें भी हमारा हिस्सा मिल जाएगा। पार्टी के सभी लोग मिन पर काफी भरोसा कर रहे थे, इसलिए वो एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हैं। पर रोमियो को कुछ अजीब लग रहा था। आगे जाकर उन्हें कुछ नॉल्स दिखाई देते हैं। मिन, सीओ, चोई और हान उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रोमियो ये देखकर हैरान था कि यहाँ चल क्या रहा है। टीम का टैंकर, जिसे डैमेज डीलर होना चाहिए, वो मैजिक डीलर का काम कर रहा है, और जिसे मैजिक डीलर होना चाहिए वो डिफेंड कर रहा है। रोमियो सोचता है, खैर मुझे क्या, इस पार्टी का कॉम्बिनेशन वैसे भी अजीब है, पर मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। शायद अब लोग ऐसे ही रेड करते होंगे। रोमियो अपनी इन्वेंट्री देखता है। उसमें कुछ खास चीजें नहीं थी, बस 3 चीजें थीं, एक डैगर, एक एरो और एक धनुष। अचानक रोमियो की तरफ कुछ तीर फायर होते हैं। पार्टी के बाकी मेंबर्स को जब ये पता चलता है तो वो डिफेंस के लिए आगे आते हैं। पिलर के पीछे से अचानक हमला हो रहा था। वो सब डिफेंड करने की कोशिश तो कर रहे थे, पर नॉल्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो पिछड़ रहे थे। वहीं मिन उनसे दूर जा रहा था। चोई चिल्लाता है, मिन, हमारी मदद करो, आखिर तुम वहां क्या कर रहे हो, वापस आओ। तभी एक नॉल पीछे से चोई पर हमला करता है। चोई तैयार नहीं था, पर तभी एक तीर उस नॉल को लगता है और चोई बच जाता है। उसे बचाने वाला रोमियो था। चोई उसे थैंक्स बोलता है और फाइट जारी रहती है। सीओ का मैजिक बफ काम नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रोमियो शांत रहकर कहता है, थोड़ा धैर्य रखो, अगर हमारी तरफ कोई हमला करने आता है तो मैं उससे निपट लूंगा। तुम बस एक ताकतवर स्पेल कास्ट करो, भले ही उसमें समय लगे। सीओ अपना स्पेल तैयार करती है। रोमियो पूछता है, अभी कितना टाइम लगेगा कास्ट होने में? सीओ बताती है, बस हो ही गया है। और तभी स्पेल कास्ट होता है। चारों तरफ आग फैल जाती है। सभी लोग बचने के लिए छिपते हैं और कुछ ही समय में सारे नॉल्स मारे जाते हैं। सीओ पूछती है, क्या तुम ठीक हो? रोमियो कहता है, मेरी फिक्र मत करो, करनी है तो बाकी टीममेट्स की करो। इसके बाद रोमियो जाकर अपने तीर यानी एरोज वापस उठा लेता है। सीओ हान को हीलिंग पोशन देती है। वहीं चोई काफी भड़का हुआ था। वो मिन के पास जाता है और कहता है, साले, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? आखिर तो कर क्या रहा था? मान लिया कि तूने उन्हें देखा नहीं था क्योंकि वे छिप रहे थे, पर जब उन्होंने हमला किया तब तूने मदद क्यों नहीं की? तूने हमें उनके जाल में फंसने दिया। बता, किस प्रकार का टैंकर है तू? तभी मिन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। चोई कहता है, अरे पागल हो गया है क्या? क्या ये तुझे मजाक लग रहा है? मैं तुझे भाई बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे छोड़ दूंगा। अचानक वहां अंधेरा छा जाता है। मिन कहता है, तू अभी क्या पूछ रहा था कि ये मजाक है और मैं हंस क्यों रहा हूं? तो इतना समझ ले, सच में ये मुझे मजाक ही लग रहा है। मुझे तो इस पर हंसी आ रही है कि तुम जैसे गधे मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कर रहे हो। रोमियो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ क्या होने वाला है। वो अपनी स्किल नेचुरल एनिमी को एक्टिवेट करता है, जिससे एक डेमन से लड़ने के लिए उसकी बैटल पावर बढ़ जाती है। रोमियो कहता है, तुम एक डेमन हो? मिन कहता है,
अरे वाह, कोई तो यहाँ समझदार है, पर अब बहुत देर हो गई है। अचानक मिन हान को एक इल्यूजन यानी भ्रम में डाल देता है, क्योंकि हान की मेंटालिटी कमजोर थी। उस भ्रम में हान देख रहा था कि मिन सबको मार रहा है। रोमियो बिना समय गवाए मिन पर हमला करता है। मिन कहता है, क्या तुम्हें इस इंसान की परवाह नहीं? अगर तुमने मुझे मारा तो ये भी मारा जाएगा, क्योंकि इसकी मानसिकता बहुत कमजोर है। रोमियो को समझ आ गया था कि उसका डैगर मिन के आर्मर को नहीं भेद पा रहा। तभी सिस्टम डेमन की मौजूदगी की वजह से रोमियो की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। जब रोमियो दोबारा हमला करता है तो उसका असर साफ दिखता है। मिन कहता है, अजीब बात है, तुम इंसान कितने नकली होते हो। अभी 2 सेकंड पहले तुम सब एक साथ थे, दोस्तों की तरह, और अब अगर ये मर भी जाए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। रोमियो अपने डैगर से उसके चेहरे पर कट मारता है और कहता है, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, मैं अपने शिकार से बात नहीं करता। मिन को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान उस पर भारी पड़ रहा है। उसे याद आता है कि जब वो एक खतरनाक रप्चर से बाहर आया था और हॉस्पिटल में था, तब उसका भाई उससे मिलने आया था। उसका भाई उसे खतरनाक रप्चर में जाने से मना कर रहा था और एक एनालिस्ट बनने की सलाह दे रहा था। पर मिन एक लूजर की तरह नहीं जीना चाहता था, और तभी उस पर एक इम्प यानी छोटे डेमन का कब्जा हो गया। मिन अपनी कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से उसे रोक नहीं पा रहा था। रोमियो दोबारा हमला करता है, जो काफी घातक था। मिन चीखते हुए कहता है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि अगर तू मुझे मारेगा तो इस शरीर का मालिक भी मर जाएगा? क्या तू एक कातिल बनना चाहता है? रोमियो कहता है, बस समझ गया, तो ये है तुम्हारा सम्मान। रोमियो एक ऐसा हमला करता है जिससे लगे कि वो मिन को खत्म कर देगा, पर असल में ऐसा नहीं होता। कुछ समय बाद मिन की आंखें खुलती हैं और वो ठीक था। बाकी लोग अभी भी उसे डेमन समझ रहे थे, पर मिन सोचता है, मैं निश्चित रूप से डेमन के कब्जे में था, पर मैं जीवित हूं, ये मुमकिन कैसे हुआ? तभी रोमियो कहता है, मैंने कहा था ना कि फिक्र करने की जरूरत नहीं जब तक मैं यहां हूं। ये डेमन्स तुम्हारे डर और नेगेटिव इमोशन से ताकत पाते हैं, इन्हें कभी खुद पर हावी मत होने देना, ना ही इनसे डरना। मिन को रोमियो की बात समझ आ जाती है। दृश्य बदलता है। हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहां मिन अपने भाई को सारी बात बता रहा होता है। मिन का भाई कोई और नहीं बल्कि नामताई था। नामताई कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पर यकीन करूं? मैं एक गिल्ड लीडर हूं और किसी को भी बिना ठोस वजह के भर्ती नहीं कर सकता। मिन बताता है कि वो जिस गिल्ड लीडर की बात कर रहा था, जिसे डेमन ने पजेस किया था, वो गिल्ड लीडर कोई और नहीं बल्कि मिन खुद था। ये सुनकर नामताई हैरान रह जाता है। नामताई, जो गाउन गिल्ड का मास्टर है, यानी लेवल 361, रैंकिंग 11, बारबेरियन, वो इस बात से दंग था कि कोई इतनी कम लेवल पर डेमन को शरीर से अलग कर सकता है। मिन अब एनालिस्ट की पोजीशन के लिए बात कर रहा था, इसलिए नामताई पूछता है, क्या तुम श्योर हो? तुमने पहले कहा था कि तुम ये नहीं करोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मिन कहता है, क्या तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है? नामताई जवाब देता है, ज्यादा सार्कास्टिक मत बनो। इस पर मिन गंभीरता से कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं एनालिस्ट बनने को लेकर सीरियस हूँ। मुझे समझ आ चुका है कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरा असली रोल क्या है। मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा था ताकि मैं तुमसे कीप अप कर सकूं, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे एक अलग रास्ते पर चलना होगा। नामताई कहता है, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। उसने एक इंप को हंट किया और उसके स्टेटस ने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब उसकी मेंटालिटी काफी ताकतवर होगी। साथ ही तुमने बताया कि वो मैजिक का इस्तेमाल करने के बजाय डैगर से लड़ रहा था। आर्केना की बात की जाए तो यहाँ हजारों क्लासेस हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो किस क्लास का है, पर मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने स्टैट्स के हिसाब से वो सिर्फ उस लो लेवल रप्चर में क्यों गया। नामताई आगे कहता है, खैर ऐसा मत समझो कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम गवाह हो तो बात सही ही होगी। वैसे मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया हूँ, तो गाउन गिल्ड के नए एनालिस्ट इसे एनालाइज करके बताओ। मिन कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसकी कंडीशंस पढ़ने लगता है। दृश्य बदलता है और हम दोबारा रोमियो को देखते हैं, जिसका लेवल अब बढ़कर 67 हो चुका है। रोमियो शावर लेता है, रूम की सफाई करता है और तब तक शाम हो जाती है। फिर वो खाना बनाकर उसे टेस्ट भी करता है। रोमियो की अंतरात्मा यानी कि ली इस वक्त काफी हैरान था कि वो कल तक तो ऐसा नहीं था, आज अचानक क्या हो गया। पर उसे समझ आता है कि ये वही पर्सनैलिटी है जो उसने ग्रैंडफेल को दी थी, जो एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करता है। इससे ये तो समझ आ रहा है कि ये उसकी बॉडी के लिए काफी बेहतर है। आमतौर पर ली क्या करता, वो शावर लेता और सीधे सो जाता, पर रोमियो की पर्सनैलिटी की वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा हेल्दी हो रही है। वहीं रोमियो सोचता है, आखिरकार मेरे टैलेंट्स क्या हैं? ग्रैंडफेल फैमिली के टैलेंट्स सीमित नहीं है। वो मैजिक में काफी टैलेंटेड है और मुश्किल स्पेल भी जल्दी सीख जाता है। वो बुद्धिमान होने के साथ साथ शारीरिक रूप से फिट भी है। ग्रैंडफेल क्लाउडी आरपीएस रोमियो यानी वो बंदा जो इंटेलिजेंट है, मैजिकली और फिजिकली टैलेंटेड है, उसे और क्या चाहिए? तभी रोमियो को मिन की तरफ से एक लंबा चौड़ा मैसेज आता है।
रोमियो उसे पूरा पढ़ता भी नहीं और अपने अरिस्टोक्रेट स्वभाव के कारण बिना सोचे समझे सिर्फ नो लिख देता है। आगे वो अपनी मैजिक प्रैक्टिस शुरू करता है। उसकी स्किल के अनुसार वो सिर्फ देखकर ही स्पेल सीख सकता है, इसलिए वो फ़ोन पर प्लेयर मैजिक सर्च करता है और कई वीडियोस देखने लगता है। दूसरी तरफ रोमियो का नो देखकर मिन और नामदाई दंग रह गए। नामदाई को लगा कि शायद किसी और गिल्ड ने पहले ही ऑफर दे दिया है, लेकिन हकीकत में साउथ कोरिया का नंबर 1 गिल्ड गाउन है जो रोमियो को घर, गाड़ी और भारी फीस सब कुछ दे सकता था। फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया। नामदाई को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरा गिल्ड इससे बेहतर ऑफर कैसे दे सकता है। मिन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जब से सियोल में ब्लैक टावर दिखा है तब से विदेशी गिल्ड्स अपनी ब्रांचेस यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम रोमियो को देखते हैं जो वीडियो के जरिए मैजिक स्पेल सीख रहा है। अपनी कैरेक्टर पर्सनैलिटी की वजह से वो मैजिक के फंडामेंटल्स को आसानी से समझ पा रहा था। रोमियो ने लगभग 12 लेवल इंक्रीज किए थे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी पॉइंट्स मिले थे। वो अपने स्टेट पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचता है और तय करता है कि उसे स्टैमिना और एजिलिटी में 2-2 पॉइंट और माना में 7 पॉइंट देने चाहिए, क्योंकि उसका माना काफ़ी कम है। अब इस क्लास क्वेस्ट को देखकर रोमियो काफ़ी खुश था। रियल लाइफ में एनपीसीज नहीं होते, इसलिए क्वेस्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल क्वेस्ट्स भी काफ़ी रेयर होते हैं, पर रोमियो को एक क्लास क्वेस्ट मिला था जो सिर्फ किसी एक ख़ास इंसान को दिया जाता है। इससे पहले पैलाडिन क्लास के रैंक 1 प्लेयर को ऐसा क्वेस्ट मिला था और वो बहुत फेमस हुआ था। देखा जाए तो